तो आज अपन है ना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री देखेंगे। क्या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अपना बिलियन वाला चैप्टर रह रहा है, थोड़ा सा अपन उसको ना धीरे 10-20 मिनट की क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, आज अपन देखेंगे अपनी इलेक्ट्रो वैद्युत रसायन। क्या वैद्युत रसायन? तो देखो, पहली बात तो नाम क्या है, वैद्युत रसायन, है ना। तो विद्युत में विद्युत धारा आएगी और केमिस्ट्री आएगी, मतलब ऐसी चीजें पढ़ेंगे जिसमें करंट और केमिस्ट्री दोनों मिक्स हो। करंट और केमिस्ट्री दोनों मिक्स हो। अपन को दोनों के बारे में पता होना चाहिए, करंट के बारे में भी और केमिस्ट्री के बारे में भी। तो करंट क्या होता है पहले ये देख लेते हैं। तो अपन देखेंगे विद्युत धारा। क्या विद्युत धारा, जिसे अपन आई से डिनोट करते हैं और इसे इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट, है ना। क्या कहते हैं अपन, करंट। तो देखो, अपन को पता है कि कोई भी धारा होती है वो आवेश या फिर आयन के प्रवाह के कारण होती है। जैसे आयंस पे भी तो पॉजिटिव Na+ और Cl नेगेटिव ऐसे चार्ज होते हैं, H+ और Cl नेगेटिव ऐसे चार्ज होते हैं। तो आयंस पे भी चार्ज होता है और आयंस और इलेक्ट्रॉन पर भी नेगेटिव चार्ज होता है कि नहीं होता? होता है। तो इनके प्रवाह यानी इनकी गति होती है ना, गति, उस प्रवाह की दर यानी कितनी स्पीड से गति कर रहे हैं, उस दर को अपन करंट कहते हैं। यानी आवेश या फिर कह सकते हैं अपन आयन के प्रवाह की दर, यानी 1 सेकंड में कितने आवेश प्रवाहित हो रहे हैं, 1 सेकंड में कितने आयन प्रवाहित हो रहे हैं, मतलब गति कर रहे हैं। इसको अपन कहेंगे अपन धारा। क्या आवेश प्रवाह की दर, क्या कहेंगे, आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। अब इसे किससे निरूपित करते हैं, आई से डिनोट करते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, मात्रक सबसे अच्छा होता है एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर। अब देखो, अपन ने कहा आवेश प्रवाह की दर, मतलब आवेश क्यू प्रति सेकंड यानी टाइम को अपन कहेंगे आई। मतलब अगर कहें अपन कि आवेश टी समय में इतने आवेश प्रवाहित हुए, तो वो है उसकी धारा Q/T। याद रखने वाली बातें हैं, बिल्कुल याद रखने वाली बातें हैं। अब देखो, अब फिजिक्स में इलेक्ट्रिक करंट होता है, ठीक है, लेकिन अपन को यहाँ फिजिक्स वाला आवेश वाला नहीं पढ़ना है, इलेक्ट्रॉन वाला। अपन को यहाँ केमिस्ट्री का करंट पढ़ना है ना, केमिस्ट्री का। अब केमिस्ट्री में करंट आता है सिर्फ आयंस के कारण, पॉजिटिव नेगेटिव आयन होते हैं उनके कारण। तो देखो, पॉजिटिव नेगेटिव आयंस के कारण कैसे आता है, मान लो ये कोई कंटेनर है, इसमें अपन ने NaCl घोल लिया, जो Na+ और Cl नेगेटिव के रूप में होगा। यहाँ एक रॉड लगा दी, यहाँ एक रॉड लगा दी, इसे अपन ने एनोड कहा, इसे अपन ने कैथोड कह दिया, रॉड को नाम रख दिया एनोड और कैथोड, कोई दिक्कत नहीं, है ना। अब देखो, अब या तो अपन 2 तरह से सेल बना सकते हैं, या तो अपन ऐसा सेल बनाए जिससे अपन को धारा प्राप्त हो, उसे तो अपन बैटरी कहते हैं। जो बैटरी काम आती है ना, जैसे अपने गाड़ी की सेलों में बैटरी लगी होती है, मोबाइल फोनों में बैटरी लगी हुई होती है। अपना जो एक लंबा वाला वो डेनियल सेल आता है, इतने लंबा वाला सेल, जिसे अपन रिमोट में लगाते हैं। पुरानी अपनी छोटी छोटी गाड़ियां होती हैं उनमें लगाते हैं, वो बड़ा बड़ा सेल आता है सबको सिलेंडर टाइप में। उधर इसका पॉजिटिव टर्मिनल होता है, इधर इसका नेगेटिव टर्मिनल होता है, ऐसा वाला सेल आता है ना। और उसे अपन खोल के देखते हैं तो उसमें एक बीच में एक रॉड दिखती है, उसे ग्रेफाइट की रॉड होती है, वो किसकी, ग्रेफाइट की। उससे अपन है ना खोल के देख लेना, तो उस रॉड से अपन लिख सकते हैं, क्योंकि ग्रेफाइट से ही अपनी पेंसिल
पेंसिल, तो वो रॉड भी लिखने के काम आती है। मैंने तो बहुत लिखा है भाई, तुमने नहीं लिखा हो तो तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं है। मैंने तो भाई सच में ट्राई किया है ये कि सेल को तोड़ो, सेल को तोड़ने के बाद अगर तुम्हारे घर में अब भी पुराना सेल पड़ा हो तो उसे तोड़ना, तोड़ने के बाद उसमें तुम्हें दिखेगा कि बाहर इसके अंदर तो कोई पेस्ट सा मिलेगा एक ब्लैक कलर का, है ना, और अंदर एक रॉड दिखेगी, बिल्कुल प्योर रॉड, और उस रॉड से लिख के दिखना एकदम बढ़िया पेंटिंग के काम आती है वो। क्यों? क्योंकि वो ग्रेफाइट की बनी हुई होती है, और पेंसिल की जो अपनी पेंसिल होती है ना उसके अंदर भी ग्रेफाइट होता है। ठीक है, तो एक तो वो वाला सेल होता है जो अपन को ऊर्जा देता है, एक वो वाला सेल होता है जो ऊर्जा से चलता है। ऊर्जा से चलता है मतलब अगर यहाँ बैटरी जोड़ेंगे, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल जोड़ेंगे तो अपन को क्या होगा, यहाँ रिएक्शन होगी, ये वाला सेल होता है। लेकिन अगर यहाँ पॉजिटिव हो, यहाँ नेगेटिव हो, और यहाँ अपन ने एक क्या मान लिया, वोल्ट मीटर लगा दिया जो वोल्टेज का मापन करेगा, है ना। तो यहाँ देखो Na+ इधर जाएंगे, गति करेंगे, ये इधर गति करेगा बिल्कुल, है ना, इधर गति करेगा तो ये Cl नेगेटिव यहाँ रिएक्शन होगी, यहाँ इसके होगी, और देखो Cl नेगेटिव यहाँ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन लेगा और Cl2 बनाएगा, यहाँ Na पॉजिटिव जाएगा, Na लेगा, एक इलेक्ट्रॉन देगा और Cl2 बनाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन इधर गति करेगा। देखो इलेक्ट्रॉन की गति ऐसे हो गई, ऐसे जा रहा है इलेक्ट्रॉन, तो अब इलेक्ट्रॉन का प्रभाव हुआ कि नहीं हुआ, तो इलेक्ट्रॉन का प्रभाव होगा तो वोल्टेज बढ़ेंगे, तो अपन को इसका वोल्टेज प्राप्त होगा कि ये सेल 1.1 वोल्ट दे रहा है, या फिर ये सेल 1.31 वोल्ट दे रहा है, या फिर 2.5 वोल्ट दे रहा है। जितना भी वोल्ट देगा वो पता लग जाएगा कि ये सेल इतना वोल्टेज का है। ठीक है, तो अपन को अब समझ आया कि अपन को कैसी केमिस्ट्री पढ़नी है, अपन को ये आयंस की गति वाली केमिस्ट्री पढ़नी है, और उसके लिए विद्युत धारा डिकोड करनी है, बिल्कुल करनी है। अब अपन को इतना समझ आ चुका है ना, और विद्युत अब अपन को क्या करना है कि चालक, कुचालक, अर्धचालक, इन सब के बारे में पढ़ना है। अब देखो, अब केमिस्ट्री में अपने चालक क्या होते हैं, देखो फिजिक्स में चालक क्या होता है, धातु होती है, मेटल होती है, चांदी होती है, सोना होता है ना, ये सब चीजें क्या होती है, चालक होती है। फिजिक्स की भाषा में होती है कि नहीं होती, लोहा होता है चालक, और कुछ अलग क्या होती है, रबड़ होती है, सूखी लकड़ी होती है ना, प्लास्टिक होता है, ये सब चीजें क्या होती है, चालक फिजिक्स की भाषा में होती है। लेकिन केमिस्ट्री की भाषा में चालक क्या होगा, फिजिक्स की भाषा में देखो, चालक का सीधा सा मतलब ये तो ये है कि जिसमें से होकर आवेश प्रवाह हो सकता हो वो चालक होता है ना। चालक तो मतलब जिसमें से होकर आवेश प्रवाह हो जाए वो चालक होता है। अब चालक कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। देखो, एक होता है धात्विक चालक, क्या होता है, धात्विक चालक, है ना, जिसे अपन फिजिक्स के चालक भी कहते हैं। अब फिजिक्स के चालक कौन कौन से होते हैं, ये होते हैं, लोहा होता है, चांदी होती है, सोना होता है, कोई भी मेटल होता है ना, वो सब चालक होते हैं। अब देखो, अब एक बात समझो कि होता क्या है, जैसे ये लोहे की रॉड है, तो लोहे की रॉड में ना मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब अपन इसको एक पॉजिटिव टर्मिनल और इधर नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं बैटरी के से, ये बैटरी लगा दी, ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। देखो, पॉजिटिव टर्मिनल हमेशा बड़ा होता है, नेगेटिव टर्मिनल छोटा होता है बैटरी में, हमेशा याद रखना। अब देखो, पॉजिटिव टर्मिनल से क्या आएगा, अब देखो इलेक्ट्रॉन किधर गति करता है, ये इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन
नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ से निकलता है, किधर से, इधर से नेगेटिव चार्ज इधर से निकलता है और इधर जाके वापस आ जाता है, किधर से निकलता है, इधर से निकलता है और इधर जाके वापस आ जाता है। अब यहाँ पर ये जो पदार्थ लगा है, ये अपन ने लोहे की रॉड लगाई है, तो इसमें फिर इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखो इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, फिर इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को देगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके अपनी एनर्जी इसको देगा, इसे इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी देता जाएगा, देता जाएगा, देता जाएगा, देता जाएगा, देता जाएगा। फिर यहाँ अब ये भी तो ये वायर है, ये वायर भी तो एक सुचालक पदार्थ की बनी हुई होती है, तो ये सुचालक पदार्थ के इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी, ऐसे इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देते जाएंगे, आगे देते जाएंगे, देते जाएंगे, सर्किट पूरा हो जाएगा। इसको अपन क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में इलेक्ट्रॉन गति नहीं करते हैं, इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी पास करते हैं। क्या करते हैं? एनर्जी पास। क्या करते हैं? अपनी एनर्जी पास करते हैं। ठीक है, अब इतना समझ आ गया। तो देखो इलेक्ट्रॉन की गति होती है नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, और धारा इलेक्ट्रॉन के विपरीत चलती है हमेशा, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। ये वाली बातें याद रखने की है, फिजिक्स में भी काम आएंगी अपने और CHEM में भी। तो क्या बात याद रखनी है? इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल जाता है, लेकिन जो धारा है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के विपरीत जाती है, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। समझ आई बातें? बिल्कुल। देखो सर ने डायग्राम में भी लिखा रखा है कि धारा की डायरेक्शन तो इधर बनाई है, इसमें इस रोड में देखो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ये दी है और धारा की डायरेक्शन ये वाली दी है। समझ आई बातें? बिल्कुल आई होगी। अब अपन देखेंगे विद्युत अपघट्ट, या फिर इन्हें कहते हैं अपन रसायन विज्ञान के चालक। क्या कहते हैं अपन? रसायन विज्ञान के चालक। और विद्युत अपघट्ट अपन बहुत अच्छे से पढ़ते आ रहे हैं, किसमें? साम्य अवस्था में विद्युत अपघट्ट बने अपन ने पूरा पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है कि कौन प्रबल विद्युत अपघट्ट है, कौन दुर्बल विद्युत अपघट्ट है, ये अपन ने अच्छे से पढ़े, बिल्कुल पढ़े। तो विद्युत अपघट्ट के बारे में तुम्हें बताने की तो जरूरत है नहीं, फिर भी मैं ट्राई करूंगा एक बार बताने की। देखो ये अपना वही कंटेनर होता है, इसमें एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, इसमें एक नेगेटिव टर्मिनल होता है, और यहाँ Na+ है और एक Cl नेगेटिव है। ये क्या है? लवण। और लवण क्या होते हैं? प्रबल विद्युत अपघट्ट। और प्रबल है तो पूर्णतः टूटेगा, ये भी अपन को पता है, पूर्णतः टूटेगा, बिल्कुल टूटेगा भाई साहब। तो पॉजिटिव टर्मिनल इधर जाएगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव से जुड़ेगा, पॉजिटिव से जुड़ेगा और यहाँ अपन को प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ पर चार्ज कैरियर क्या है? जो चार्ज को ले जाने वाला है, CHARGE। चार्ज कैरियर क्या है? यहाँ पर है फ्री आयन, वहां पर क्या थे? फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन भौतिक विज्ञान में, लेकिन यहाँ क्या है? मुक्त आयन, फ्री आयंस, इन्हें कहते हैं अपन मुक्त आयन। अब देखो सभी प्रकार के विद्युत अपघट्ट नहीं करते हैं चालकता, सभी प्रकार के विद्युत अपघट्ट चालकता प्रदर्शित नहीं करते हैं, ये बातें भी अपन को समझ में आनी चाहिए। देखो विद्युत अपघट्ट दो प्रकार के होते हैं, अपन को पता है कि विद्युत, ये मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। अपघट्ट कितने प्रकार के होते हैं भाई? दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अपना प्रबल और एक होता है दुर्बल, है ना। दुर्बल में क्या क्या आता है? देखो दुर्बल में अपने सारे ऑर्गेनिक एसिड आते हैं, अपन को पता है। और प्रबल में क्या क्या आता है? एक होता है प्रबल अम्ल, प्रबल एसिड होते हैं, एक अपना होता है प्रबल क्षार, है ना। और एक होता है अपने लवण, ये सब आते हैं प्रबल में, है ना। तो प्रबल क्षार कौन से होते हैं? इनऑर्गेनिक एसिड। एसिड कौन कौन से? HCl, H2SO4, है ना, HClO4, ये सारे प्रबल एसिड है ना। और देखो दुर्बल क्षार कौन कौन से होते हैं?
सिर्फ लिख, देखो लिख, हेलिना की रब से फरियाद, हेलिना की रब से। ये होते हैं प्रबल, इनका LIOH, NaOH, KOH, RbOH और CSOH और एक और लगा लो बेटा, बेटा मांगे कर इसको डर बाप राजी, BeOH का ऑल्ट वाइज एक ये होता है प्रबल। बस ये प्रबल क्षार है, बाकी कुछ भी प्रबल नहीं होता है, ठीक है। और लवण में तो सारे लवण, चाहे वो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बना हो, चाहे वो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस से बना हो, चाहे वो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बना हो, चाहे वो वीक एसिड वीक बेस से बना हो, सारे के सारे लवण क्या होते हैं प्रबल। और इसमें क्या है, इन सभी चारों को छोड़कर, तो देखो अपन इसमें देखो BeCl BeOH के ऑल्ट वाइज को छोड़ दें तो क्षारीय मृदा धातु, क्षारीय मृदा धातु के, है ना। ये तो क्या है, क्षारीय धातु है, ये क्षारीय मृदा धातु वाले हैं। क्षारीय मृदा धातु किसको छोड़कर, सिर्फ BeOH ऑल्ट वाइज को छोड़कर डी ब्लॉक के क्षार, पी ब्लॉक के क्षार, पी ब्लॉक में एसिड आते हैं, डी ब्लॉक के क्षार, ये सब ये क्या होते हैं, जैसे ZnCl2, है ना, हो गया KCN अम्ल हो गया, KCN हो गया, है ना, HCN हो गया, ये एसिड है, ये क्षार है, ये सब क्या है, ये दुर्बल है। देखो प्रबल समझ आ चुका है, दुर्बल अपन निकाल लेंगे आराम से। और ये तो मैं तुम्हें ना शुरू से बताता रहा हूँ, ये तो याद ही होना चाहिए। लेकिन अभी एक एक्स्ट्रा चीज पढ़ते हैं अपन, क्या, देखो ये कंटेनर है ना, और इस कंटेनर में पता क्या भरा है, इस कंटेनर में भरा है क्षारीय धातुओं का द्रव अमोनिया में विलयन, यानी कोई क्षार धातु है ना, उसे अपन ने किस में मिक्स कर दिया, द्रव अमोनिया में। देखो अमोनिया क्या होता है, अमोनिया अपन अच्छे से जानते हैं कि NH3 होता है, और क्षारीय धातु Na पॉजिटिव ले लो, है ना, Na पॉजिटिव ले लो, बिल्कुल समझ आ चुका है ना अपने, क्षार धातु Na होती है ना। तो देखो द्रव अमोनिया क्या होता है, इसमें एक H और ये एक H, ये इसकी स्ट्रक्चर होती है, और इस पर एक होता है लोन पेयर होता है। अपने इसके जो ये बॉन्ड होता है ना, इसकी pH देखो, H की जो विद्युत ऋणता होती है 2.1 होती है, इसकी लगभग 3 होती है ना, और इसकी भी 2.1 होगी, इसकी 2.1 होगी। अगर अपन EN देखें, इलेक्ट्रोकेमिस्ट अपन ने EN पढ़ जानते हैं ना, EN इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो उसमें P और H की होती है 2.1 और F की होती है 4, Cl और N की होती है, O की होती है, O की होती है 3.5 ऑक्सीजन की, और Cl और N की होती है कितनी, 3। ये अपन को P व H, P और H, तभी तो P और H के बंध का बंध होता है, वो सहसंयोजक बंध होता है। क्यों, ये क्या है, फास्फोरस और हाइड्रोजन के मध्य का बंध होता है, वो कैसा होता है, सहसंयोजक। क्यों, क्योंकि उनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है दोनों की बराबर होती है, चाहे EN के ऑर्डर में देख लेना तुम, है ना। तो अपन को देखो, अब इसमें से देखो, इसकी EN कम है, इसकी EN 3 है, बहुत ज्यादा है भाई, तो इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे, इधर, इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे, इधर, तो इस पर क्या आएगा, आंशिक पॉजिटिव चार्ज, है ना, आंशिक पॉजिटिव, और इस पर आएगा आंशिक नेगेटिव। तो अभी N कैसा हो गया, ऋणात्मक, आंशिक नेगेटिव हो गया, प्लस इसके पास लोन पेयर भी है, तो मतलब और इलेक्ट्रॉन है। तो N क्या है यहाँ पर, आंशिक, आंशिक मतलब आंशिक नेगेटिव है, और Na पॉजिटिव होता है, तो ये आपस में बंध बना लेंगे। क्या होगा, देखो मान ले यहाँ अपन ने Na गिरा और यहाँ NH3 गिरा, ठीक है, NH3 का तो हम विलयन था, अब ये Na गया, तो अब ये क्या करेगा, इस Na के पास देखो, Na के पास क्या होता है, 2 8 1 Na11 होता है ना, तो 2 8 1, इसके पास तुमको इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, इस एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा, ये एक इलेक्ट्रॉन है ना, इसे हटा देगा और इसे Na10 पॉजिटिव में बदल देगा, किसमें, एक इलेक्ट्रॉन की कमी। तो जब ये अमोनिया आएगा, ये H, ये H, ये H, बिल्कुल H, है ना, तो अभी ये अमोनिया है ना, अमोनिया
पॉजिटिव है, ये अमोनिया पे आंशिक नेगेटिव चार्ज है। तो ऐसे बहुत सारे अमोनिया, इधर NH3 है ना, ये इधर NH3, ऐसे 3-4 अमोनिया मिलके इस Na पॉजिटिव आयन को घेर लेंगे। क्या कर लेंगे? घेर लेंगे, है ना। तब इसे घेर लिया और इसका जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, इलेक्ट्रॉन को ये आंशिक पॉजिटिव चार्ज इन पे भी तो आया है, आंशिक पॉजिटिव चार्ज। तो इधर ये H प्लस है ना, ये बहुत सारे H प्लस, ये बहुत सारे H प्लस, आंशिक H प्लस किसके? NH3 के, NH2, ये NH2, ऐसे बहुत सारे H प्लस इस इलेक्ट्रॉन को घेर लेंगे। क्या हो रहा है यहाँ पर? हो क्या रहा है हकीकत में? इस विलयन में ये हो ये रहा है कि इसमें NH3 अमोनिया ने Na को तोड़ दिया है, Na पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन में। तो यहाँ पर अब देखो, समझो, इस अमोनिया ने इसको इस तरह तोड़ दिया है। क्यों? क्योंकि इसकी प्रकृति कैसी हो गई है? ध्रुवीय है। इस पर तो आंशिक पॉजिटिव आ गया, इस पर आंशिक नेगेटिव। अब इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो इस इलेक्ट्रॉन को घेरेगा और इसका नेगेटिव टर्मिनल है वो इसको घेरेगा। अब यहाँ पर क्या हो चुका है? यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन भी है और यहाँ पर फ्री आयन भी है ना। अब यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन और फ्री आयन भी आ गया है। तो अब होगा क्या? होगा ये कि जब इसको अपन पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे तो फ्री इलेक्ट्रॉन भी गति करेंगे और फ्री आयन है ये भी गति करेगा। तो क्या होगा? इसमें दोनों के कारण धारा प्रवाहित होगी। फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण कैसी धारा होगी? विद्युत वह फिजिक्स वाली धारा। और फ्री आयंस के कारण किसकी धारा होगी? फ्री आयंस के कारण केमिस्ट्री वाली धारा दोनों प्राप्त होगी। तो जो अब इस विलयन की कुछ खास बातें याद रखनी है अपन को। क्या याद रखनी है? पहली बात तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है वो अमोनिया से घिरा हुआ होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल घिरा हुआ होता है। तो उसे कहते हैं अपन अमोनीकृत इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें, जो अमोनिया से घिरे हुए होते हैं। फिर दूसरा बात, यह गहरे नीले रंग का विलयन होता है। कैसा होता है? गहरे नीले रंग का विलयन होता है। प्रकृति कैसी होती है? अणुचुंबकीय। क्यों? क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो रहे हैं, अणुचुंबकीय होती है। कैसी प्रकृति होती है? अणुचुंबकीय। और विद्युत का क्या करता है? पहली बात तो विद्युत का चालन करेगा ही, विद्युत का चालन करता है। ठीक है, इतनी बात अपन को समझ आ चुकी है। बिल्कुल। चलो अब अपन बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिकों की। अब अपन प्रतिरोध की बात करेंगे। किसकी? प्रतिरोध की। इसे इंग्लिश में कहते हैं रेजिस्टेंस, और इसलिए इसे डिनोट करते हैं R से। ठीक है, अब देखो, अपन को पता है कि संसार में दो तरह की चीजें होती हैं। एक तो विद्युत चालक होती है और एक विद्युत के कुचालक होते हैं। ये अपन को पता है। मतलब एक चीज तो चालक होगी विद्युत धारा के हिसाब से और दूसरी होगी कुचालक। ठीक है, अपन को चालक तो समझ आ गया, जो विद्युत का चालन करे। कुचालक भी अपन को पता है कि जो विद्युत का चालन रोके। तो संसार में ऐसी वस्तुएं, संसार में पाई जाने वाली सारी ऐसी वस्तुएं, सारी ऐसे फैक्टर जो क्या करें, जो विद्युत चालन का विरोध करे, यानी विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करे। मतलब जो इलेक्ट्रॉन की गति का विरोध करे। देखो, विद्युत धारा कब आएगी? जब इलेक्ट्रॉन गति करेगा, इलेक्ट्रॉन की गति का विरोध करे या विद्युत धारा का विरोध करे, तो वो सब क्या कहलाते हैं? प्रतिरोधक पदार्थ होते हैं। और उन सब से जो धारा रुक रही है, मतलब मान लो ये सब क्या है? ये सब
चालन कम कर देते हैं, उसका विरोध करते हैं। अब देखो मान लो जैसे क्या कहते हैं अपन, जैसे अपन को पता है कि अगर मान लो कि जैसे कोई प्लास्टिक की चीज है तो वो 100% करंट को ब्लॉक कर देती है, बिल्कुल पता है अपन को। रबड़ है 100% ब्लॉक कर देता है, लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो आंशिक रूप से ब्लॉक कर पाते हैं, जैसे जैसे अर्धचालक होते हैं, वो आंशिक रूप से ब्लॉक करते हैं, आधी धारा चलने देते हैं, आधी को रोक देते हैं। तो अर्धचालक भी तो होते हैं जो जर्मेनियम और आर्सेनियम से बने होते हैं, है ना। तो अपन को क्या पढ़ना है, उसी प्रतिरोध को पढ़ना है, उसी जो ये प्रतिरोधक पदार्थ लगा रहे हैं, विपरीत कर रहे हैं, उसको पढ़ना है। तो देखो कोई भी प्रतिरोध है, प्रतिरोध वो अपन देखो कुछ चालक तो 100% देंगे, तो इनको तो अपन को गणना नहीं करनी है, चालकों को लेना है जो चालन भी कर रहे हैं और विद्युत धारा का विरोध भी कर रहे हैं। तो देखो एक बात अपन ने हमेशा देखी होगी कि अपन अगर कोई छोटी बैटरी है, ये पॉजिटिव नेगेटिव, और इससे अपन एक मोटर चला रहे हैं, ये अपनी छोटी मोटर है ना, ये अपन चला रहे हैं, छोटी मोटर अपनी गाड़ी वाली होती है। तो अगर इसमें अपन ने यहाँ ये देखो पतले तार बनाए हैं, लेकिन अगर मैंने मोटे तार, इतना मोटा वायर और यहाँ बहुत लंबा लगा दिया, यानी एक तो लंबाई बढ़ा दी इसकी L और इसका एक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। देखो ये बेलन होता है, तार बेलन के समान ही तो होता है, बेलन के समान होता है, तो इसका जो ये एरिया यही तो मोटा कर रहे हैं अपन, ये वाला थोड़ी कर रहे हैं, पूरा बेलन का एरिया मोटा थोड़ी कर रहे हैं, लंबाई ये वाला मोटा करते जा रहे हैं। तो इसे कहते हैं, इस एरिया को कहते हैं अपन अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल ए को अगर अपन मोटा कर दें और लंबाई को अगर अपन बढ़ा दें, है ना, लंबाई को अगर अपन बढ़ा दें, ए को मोटा कर दिया, बिल्कुल कर दिया, लंबाई को अपन ने बढ़ा दिया, तो ये क्या होता है, जितना अपन मोटा वायर लेते हैं, जितना मोटा वायर लेते हैं, जो प्रतिरोध है, वो उतना ही अधिक हो जाता है। क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है, जितना मोटा वायर लेंगे। नहीं, देखो जितना अपन है ना पतला, जितना अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ाएंगे, प्रतिरोध उतना ही कम हो जाता है। क्या हो जाता है, कम। और जितना ही तार बढ़ाएंगे अपन, उतना ही, देखो अपन ने क्या किया, एक बार तो लंबाई बढ़ाई वायर की और एक बार वायर को किया मोटा। क्या किया, मोटा। दोनों काम करके देख लिए। अगर अपन वायर की लंबाई बढ़ा देते हैं तो प्रतिरोध बढ़ जाता है, मतलब धारा कम मिलने लग जाती है। इस मोटर को अपन ने ये देखा, क्या देखा कि लंबाई बढ़ाते हैं तो धारा कम मिलती है, लेकिन वहीं अगर अपन अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ाते हैं, तो अपन को धारा ज्यादा प्राप्त हो जाती है। लंबाई को कांस्टेंट रख दिया जाए, जैसे लंबाई अपन ने 1 मीटर ले ली, फिर अपन अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ाया, तो क्या होता है कि अपन को धारा ज्यादा प्राप्त होती है और प्रतिरोध रेजिस्टेंस है वो कम प्राप्त होता है। क्यों, देखो अपन ने कभी भी कोई भी वायर देखा है तो उसमें हमेशा देखे हैं अपने पतले पतले तारों का बंडल होता है। क्या होता है, पतले पतले तारों का ऐसे बंडल होता है। कोई भी पतला वायर लो, सिंगल वायर का वायर तो बहुत कम मिलता है, सिंगल वायर का वायर तो मिलता ही नहीं है कहीं भी। कोई भी वायर चलते हैं अपन, उसमें बहुत सारे पतले पतले तार होते हैं। क्यों, कारण क्या है, उसका कारण है ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। क्या कारण है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अब समझो क्या कारण है। देखो एक आपने वायर लिया, ये बिल्कुल महीन वायर है, बिल्कुल महीन, है ना, और एक अपन ने लिया ये मोटा वायर, ठीक है। अब अपन को हमें है ना अच्छे से पता है जो इलेक्ट्रॉन की गति होती है ना, इलेक्ट्रॉन की गति वो हमेशा सरफेस एरिया पर होती है। सरफेस एरिया ना, ये बाहर होगी, मतलब इसके अंदर कोई मतलब नहीं है इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन गति बाहर करेंगे। अब एक बात बताओ, अपने इतना मोटा एक बड़ा वायर ले लिया, है ना, इतना मोटे की अपन ने क्या किया, छोटे छोटे पतले पतले
बढ़ने से, सरफेस एरिया बढ़ने से 100 गुना फास्ट हो जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमेशा सरफेस पे गति करते हैं, अंदर गति नहीं करते हैं, सरफेस पे आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन हमेशा। ये वाली बातें याद हो गई। तो अपन रेजिस्टेंस किसके समानुपाती आया है? समानुपाती तो आया है लंबाई के, मतलब अपन लंबाई बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, और विद क्रमानुपाती आया है किसके? एरिया के, यानी अपन सरफेस एरिया बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस कम हो जाता है। बिल्कुल। अब अपन जब समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है, बिल्कुल आएगा। क्या आएगा? एक कांस्टेंट आएगा। तो बिल्कुल क्या कांस्टेंट आएगा? रो एल अपॉन ए। ये है प्रतिरोध का फॉर्मूला। अभी ये क्या है? रो, यहाँ पर रो एक नियतांक है जिसे अपन कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। क्या कहते हैं अपन? विशिष्ट प्रतिरोध। और ये हर तार का अलग होता है, जैसे चांदी के तार का है, चांदी के तार का अलग होगा, सोने के तार का अलग होगा, लोहे के तार का अलग होगा। ये विशिष्ट प्रतिरोध उस तार का खुद का प्रतिरोध है। किसका प्रतिरोध है? खुद का, है ना। और ये किस किस पर निर्भर करता है? विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध है वो निर्भर करता है खुद के तार की प्रकृति पर, और एक और चीज पर, ताप पर। किस पर? ताप पर। अब देखो विशिष्ट प्रतिरोध किस पर निर्भर कर रहा है? टेम्परेचर पर। टेम्परेचर ज्यादा होगा तो विशिष्ट प्रतिरोध ज्यादा होगा, विशिष्ट प्रतिरोध ज्यादा होगा तो ये साधारण प्रतिरोध ज्यादा होगा, साधारण प्रतिरोध ज्यादा होगा तो धारा का विरोध क्या होगा? ज्यादा होगा। जब धारा का विरोध ज्यादा होगा तो सर्किट है, उनमें करंट नहीं जाएगा, करंट नहीं जाएगा तो अपना फोन काम करना बंद कर देगा, काम करना बंद कर देगा। इसलिए तो अपने फोन जितने भी फोन्स है उनको अपन ज्यादा टाइम तक यूज करते हैं तो फोन हीट हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनका विशिष्ट प्रतिरोध है वो टेम्परेचर के से बढ़ जाता है। बढ़ने से क्या होता है? उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है। फिर अपना फोन लैगी फील होता है, अपना फोन धीरे काम करने वाला फील होता है। क्यों? क्योंकि फिर करंट धीरे से नहीं, सही से नहीं मिल रही है। क्यों? क्योंकि ताप बढ़ाने से प्रतिरोध बढ़ता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। समझ में? कोई भी मशीन है अगर उसका टेम्परेचर अधिक हो गया तो वो खराब हो जाएगी, बंद हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ताप बढ़ने से वहाँ उसके जो वायर्स होते हैं उनका प्रतिरोध बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? प्रतिरोध बढ़ जाता है। बिल्कुल समझ आ गई? बिल्कुल, यहाँ तक की बातें अपन को समझ आ गई। चलो अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं। प्रतिरोध की बात हो गई, विशिष्ट प्रतिरोध की बात हो गई। अब अपन बात करेंगे चालकता की। किसकी? किसकी बात कर रहे हैं अपन? हम चालकता की। अब चालकता क्या होती है? देखो, चालक पदार्थ अपन ने देख लिया जो विद्युत का चालन करे। अब कोई पदार्थ, देखो अपन ने भी क्या देखा, कोई पदार्थ कितना विद्युत का प्रतिरोध कर रहा है, उस कितना विद्युत धारा को प्रवाहित होने से रोक रहा है। कोई पदार्थ कितना विद्युत धारा को प्रवाहित होने से रोक रहा है, वो उसका क्या है? उसका प्रतिरोध है। लेकिन कोई पदार्थ कितना विद्युत का चालन कर रहा है, ये उसकी क्या है? चालकता। मतलब प्रतिरोध का उल्टा, बिल्कुल उल्टा। संसार की वे सभी वस्तुएं जो धारा प्रवाह या आवेश प्रवाह या आयन प्रवाह को प्रेरित करती हैं, क्या कहलाती हैं? चालक करती हैं। वो चालक वस्तुएं होती है और ऐसी प्रकृति उनकी क्या होती है? चालकता कहलाती है। तो प्रतिरोध का व्युत्क्रम ही तो हो गया है। बिल्कुल। तो चालकता को अपन सी से डिनोट करते हैं। किससे? सी से। और ये होती है प्रतिरोध की उल्टी। क्या होती है? प्रतिरोध की उल्टी। किसकी उल्टी होती है? प्रतिरोध की उल्टी। तो देखो इस प्रतिरोध का फॉर्मूला अपने पास क्या है? R बराबर रो एल अपॉन ए। बिल्कुल है। तो इसकी जगह अपन यहाँ लिखेंगे तो C का फॉर्मूला बन रहा है अपने पास E बटे रो एल। अब देखो E बटा एल, तो अपन को समझ आ गया कि अगर लंबाई बढ़ाई जाएगी तो चालकता कम हो जाएगी, पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाया जाएगा तो चालकता बढ़ जाएगी। इतना समझ आ चुका है अपन को। लेकिन 1/ρ, अभी ये क्या है? 1/ρ ये क्या है भाई? अब इस 1/ρ को अपन कहते हैं कप्पा। क्या
क्या होती है? विशिष्ट चालकता होती है। मतलब कप्पा क्या होता है? विशिष्ट चालकता। अब समझो, अब विशेष चालकता क्या होती है? ये उस पदार्थ की, उस बैटरी की खुद की चालकता होती है। ठीक है, कोई पदार्थ है उसकी खुद की चालकता होती है। ठीक है, अब देखो अपने को पता है कि चालकता किस पर निर्भर कर रही है? लंबाई, क्षेत्रफल और लंबाई पर निर्भर कर रही है। लेकिन मान लो सोने की चालकता भी तो फिक्स होती होगी। सोने का एक वायर है, उसकी चालकता फिक्स होती होगी। चांदी के वायर की चालकता फिक्स होती होगी। लोहे के वायर की चालकता वेद होती होगी। जो इनकी खुद की चालकता है उसे अपन कहते हैं विशिष्ट चालकता। क्या कहते हैं? विशिष्ट चालकता। सबसे ज्यादा होती है लोहे की। लोहा सबसे, चांदी नहीं, सोना सबसे ज्यादा चालकता दिखाता है। फिर दूसरे नंबर पे दिखाता है चांदी। लोहे की तो इन सबसे बहुत कम चालकता होती है, लेकिन चांदी को यूज नहीं कर सकते। अगर अपन चांदी की वायरिंग करते ना, चांदी की वायरिंग पूरे इंडिया में करते तो इंडिया की लगभग 70% नहीं 60% जो विद्युत धारा सिर्फ प्रतिरोध के कारण, प्रतिरोध और जो स्पार्किंग होती है ना लाइन वायरों में, स्पार्किंग, उसके कारण जो नष्ट होती है 60% एनर्जी, अपन को सिर्फ 40% मिलती है। वो 60% कटकर चांदी के वायरों से सिर्फ 20% हो जाएगी। लगभग अपन को अब जितनी एनर्जी मिल रही है ना 40%, अपन को चांदी के वायरिंग से 80% एनर्जी मिलने लग जाएगी। विद्युत धारा कितनी बनने लग जाएगी? 80% इलेक्ट्रिक करंट मिलने लग जाएगा। तो एक बार चांदी की वायरिंग करने से बहुत ज्यादा फायदे देता है। मतलब हमने मान लो $10 बिलियन की चांदी की वायरिंग करी, तो ये चांदी की वायरिंग 1 ईयर में लगभग अपन को $15 बिलियन का फायदा दे देगी। पर चांदी की वायरिंग को लोग तोड़ के ले जाएंगे, और इतनी चांदी है भी नहीं अपने पास, इतनी चांदी है भी नहीं कि अपन इतनी चांदी की वायरिंग कर दें। तो ये दोनों ही बातें हैं। और सोने की करते हैं तो सोने से तो लगभग 90% वो मिल जाती है अपन को करंट। तो ये बातें अपन को समझ आ गई। विशिष्ट चालकता क्या होती है? खुद की चालकता। तो खुद की, अब ये तार हो गई, लेकिन अपन को विशिष्ट चालकता, अब ये तो भौतिक विज्ञान के लिए देख रहे हैं अपन को तो केमिस्ट्री के लिए देखना है ना। केमिस्ट्री में तो क्या होती है? बैटरियां होती है, तो बैटरियों की खुद की चालकता भी तो होगी। तो उसे कहेंगे बैटरी, एक बैटरी है उसकी खुद की चालकता होगी, उसे क्या कहेंगे अपन? उसकी विशिष्ट चालकता। तो अपन विशिष्ट चालकता को ड्राइव करते हैं। ठीक है, तो देखो विशिष्ट चालकता, देखो अपन ने चालकता का फॉर्मूला बना है, वो है कप्पा L/R। मतलब ये वाला होता था फॉर्मूला, तो 1/ρ A/L, मैं गलत लिख रहा हूँ, A/L 1/ρ A/L है ना, ये वाला फॉर्मूला होता है। तो अपने 1/ρ को क्या कर दिया है? कप्पा कर दिया है। तो अपने पास फॉर्मूला बन गया है कप्पा A/L। ये वाला फॉर्मूला बन गया है किसकी? चालकता का। अब देखो एक बैटरी होती है भाई, ये अपन ने एक बैटरी बना ली, अपने घरों में आती है ना इन्वर्टर वाली बैटरी, बिल्कुल ये इन्वर्टर वाली ही बैटरी है। कौन सी बैटरी है? इन्वर्टर वाली बैटरी। ये अपने इन्वर्टर वाली बैटरी है, किस कंपनी की? एक्साइड कंपनी की। एक्साइड कंपनी होती है ना, उसकी बैटरी है। ठीक है, एक्साइड कंपनी की बैटरी बना दी अपन ने अपनी ये। अब इस एक्साइड कंपनी की बैटरी के अंदर ये यहाँ अंदर प्लेटें लगी होती है, कभी खोल के देखो तो क्या लगी होती है? प्लेटें, चैम्बर बना होता है, ऐसे बहुत सारी प्लेटें लगी होती है, बहुत सारी क्या लगी होती है? बहुत सारी प्लेटें लगी होती है, ऐसे बहुत सारी क्या लगी होती है? प्लेटें। तो अब इस प्लेट का क्या होता है? ये एक एरिया, अब इस बैटरी के हिसाब से इस बैटरी की साइज फिक्स है, बिल्कुल साइज फिक्स है। पूरी साल जब तक अपन ये बैटरी यूज करेंगे इसकी साइज फिक्स
होता है, एक बैटरी के लिए L अपॉन ए कांस्टेंट होता है, L अपॉन ए कांस्टेंट होता है। इसे अपन कहते हैं x और इसे कहते हैं अपन सेल कांस्टेंट। क्या कहते हैं अपन इसे सेल कांस्टेंट। मतलब एक बैटरी का खुद का है ये क्या, ये खुद का वो है प्रतिरोध। इस अनुपात को अपन क्या कहते हैं, सेल कांस्टेंट।